सो ओके एवरीवन, क्लास स्टार्ट करें यहां से बेटा। आज का जो फर्स्ट डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 55 का ई पार्ट। ई पार्ट में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूट जनरल्स द 4800 at the time of admission of Z when 20% of the reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve and firm has two partners X and Y। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बेटा, आपको एक जनरल रिजर्व को स्पेसिफिक में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी वो जनरल रिजर्व है बट आपको उसे स्पेसिफिक रिजर्व बनाना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर करने हैं 4800। तो वेरी सिंपल, देयर इज नो लॉजिक, बस उन्होंने कहा है तो हम कर देते हैं। जनरल रिजर्व जो आपके पास 4800 है उसमें से आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 20% शिफ्ट करने हैं। तो 4800 का 20% कितना हो गया? 960। हाँ 960। क्वेश्चन नंबर 55 का ई पार्ट। तो 20% हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में शिफ्ट कर दिया एंड रेस्ट जो बचा, कितना बचा? 80%। अमाउंट वाइज कितना होता है वो? 4,000 3840। ये 3840 हमें पार्टनर्स को देना है उनकी ओल्ड रेशो में एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो उनकी रेशो इक्वल में डिवाइड कर दिया बिकॉज रेशो गिवन नहीं है। जब रेशो गिवन ना हो तो पार्टनर्स कॉल्ड इक्वल पार्टनर्स। तो इक्वल रेशो में दे दो रिमेनिंग पोर्शन। बस इतना ही है। कोई और डाउट बेटा इसमें? ठीक है। अब रिजर्व में शिफ्ट क्यों किया गया, उसका कोई रीजन होगा। मे बी यहाँ पर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई हो, सॉरी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई हो तो वो उन्होंने कवर करनी हो, या कोई रिक्वायरमेंट हो। तो वो लॉजिक तो हमें पता नहीं, उसका रीजन पता नहीं है, बट आपको शिफ्ट करना है और रिमेनिंग पार्टनर्स को देना है। मीन्स 20% छोड़ के बाकी का पार्टनर्स को देना है। नाउ एफ पार्ट। एफ पार्ट के अंदर रेशो 631 ओल्ड रेशो बेटा आपके सामने है एंड न्यू रेशो 3331। अब नेक्स्ट आगे क्या बताया है? दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। बेटा ये लाइन है जो मैं आपको थर्ड पार्ट कह रहा था कल। जब हम ये नहीं चाहते कि हमारे रिजर्व्स, आपको होता है ना कि ये रेयर केस में आता है, ये आपको ऐसे मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे बस ऐसे। आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे उसमें भी आपको एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से मिलेंगे जिसमें ये लिखा होगा कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट एनी रिजर्व अमंग द पार्टनर्स, अमंग द ऑल पार्टनर्स। तो उसको लिखने का वे अलग अलग है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये भी एक तरीका है बेटा लिखने का। क्या? दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट, इसको अंडरलाइन करो, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो रिजर्व्स को तो आप ओनली आप ऑलवेज क्या करते हो? क्या करते हो बताओ? जब आप उनकी बुक वैल्यू को कैंसिल करते हो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त तो उनकी बुक वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। तो इट मीन्स बुक वैल्यूज को हमें बिना टच किए, अब उनकी बुक वैल्यूज क्या है? जनरल रिजर्व की बुक वैल्यू है 150, कंटीजेंसी रिजर्व ये देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, एफ केस। So that's very important case, F case। क्वेश्चन 55 का एफ केस बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, एनी स्पेसिफिक रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व जो होता है, जनरल रिजर्व, एंड ये डेबिट बैलेंस है, दिस इज कॉल्ड
लॉस, ये आपके क्रेडिट रिजर्व्स हैं और ये आपका डेबिट लॉस है। तो अब कैसे करेंगे? एक तरीका है, इनकी बुक वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। वो तो यूजली हम करते ही हैं। अगर ये लाइन नहीं होती, ये लाइन नहीं होती बेटा, तो बस, तो क्या था, अगर क्वेश्चन यहां तक ओवर हो जाता तो हम बोलते क्वेश्चन साइलेंट है। और साइलेंट मीनिंग में क्या करना है, न्यू रेशो से आपको कोई मतलब नहीं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग से कोई मतलब नहीं, आपको रिजर्व्स उठाने हैं और वो ड्राई फ्रूट्स है। एज ए ड्राई फ्रूट आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट नाउ दे हैव गिवन दिस लाइन कि हमें उनकी बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना, अफेक्ट नहीं करना। तो जब हमें किसी चीज को किसी का इफेक्ट नहीं दिखाना हो या उसका अफेक्ट दिखाए बिना ट्रांजेक्शन करनी हो, तो उसे टच करना नहीं चाहिए हमें। मीन्स हम जनरल रिजर्व वर्ड लिख नहीं सकते। अब हम कंटिजेंसी रिजर्व वर्ड नहीं लिख सकते, इन्हें डेबिट नहीं कर सकते, इन्हें क्रेडिट नहीं कर सकते। तो इनकी एक एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। तो अब ये बताओ फाइनली हमारे पास कितने पैसे हैं इनके अंदर, क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है, बताइए। डेबिट। डेबिट ज्यादा है बेटा, 3 क्रेडिट्स को ऐड करो, कितना बनता है? 1,80,000। 3 लाख बनता है क्रेडिट, 120 का बन रहा है डेबिट, तो 1,80,000 से क्रेडिट ज्यादा है फाइनली। अगर लॉस नहीं दिया होता, ये चीज नहीं दी होती, तो सिर्फ क्रेडिट क्रेडिट था 3 लाख का। अभी 120 का डेबिट भी है, तो टोटल बन गया 1,80,000 क्रेडिट। अब क्या करेंगे बताइए? इसमें पार्टनर्स को हम बोलेंगे, न्यू पार्टनर को बोलेंगे कि वो अपना शेयर लेके आए। डी का शेयर कितने, 3,331। डी का शेयर कितना हो गया? बेटा डी का शेयर कितना हो गया? 110। 1/10 कितना हो गया? 1/10। अब आपको कल वाला पार्ट याद है या याद कर रहा हूं फुल फ्लैश्ड, कि अगर हमें रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो, जिसका मीनिंग यही है कि हमें उनकी बुक वैल्यूज को टच नहीं करना, अफेक्ट नहीं करना, चेंज नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, कुछ भी लिखा हो सकता है। दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना आगे, तो कभी कभी आपको लाइन डिफरेंट मिलेगी, पर उसका मीनिंग एक ही होगा कि पार्टनर चाहते हैं, या फिर लिखा होगा दे वांट टू कंटिन्यू दीज रिजर्व्स इन द न्यू बैलेंस शीट। तो ऐसे 4 से 5 तरह से लिखते हैं इसको, जिसका मीनिंग एक ही है कि आपने इनको राइट ऑफ नहीं करना, कैंसल नहीं करना। तो आप सर इनकी अमाउंट्स को ऐड करोगे, क्रेडिट्स को ऐड करो, डेबिट को माइनस करो, रिमेनिंग डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। मैं दोनों केसेस में बताऊंगा आपको। पहले जो आपके सामने है, क्रेडिट अमाउंट आती है, इट मीन बिजनेस के पास प्रॉफिट्स है या लॉस है 180 के, जो रेस्ट पार्ट है माइनस करने के बाद। बेटा 1,80,000 रुपीज जो बचा है, वो बिजनेस के पास प्रॉफिट्स का पार्ट है या लॉस का पार्ट है? प्रॉफिट्स का पार्ट है, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व तो सिर्फ नेम का रिजर्व है ना, है तो वो प्रॉफिट ही ना। यस। वो अलग फॉर्म में नजर आ रहा है। जैसे आप शुगर को किसी भी चीज में मिक्स करके कंज्यूम करो, कर तो शुगर ही कंज्यूम रहे हो ना, बिस्किट्स में भी शुगर ही है। तो आप बोलो मैं बिस्किट्स खा रहा हूँ, शुगर नहीं कंज्यूम कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को मिल रही है। तो कहने मतलब कि जो रिजर्व्स हैं बेटा, वो एक प्रॉफिट का ही नाम है, नाम उसका अलग अलग है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या कोई और रिजर्व, वो है तो प्रॉफिट्स ना। तो बेसिकली दुनिया में दो ही चीजें हैं, प्रॉफिट लॉस, तीसरी कोई बात ही नहीं है। एक लेमैन को ये दो बातें पता होती है, प्रॉफिट या लॉस, चाहे उसको कॉमर्स नहीं भी आती, अकाउंट्स नहीं आती, बट ही नोज वेल कि प्रॉफिट है या लॉस है, बस, या मुझे फायदा है या नुकसान है। तो अब एक एज ए लेमैन आपके सामने 1,80,000 जो बचा है, प्लस माइनस करके, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके, वो एक फायदा बचा है। इट मीन्स डी ये चाहता है, अब ये वर्ड्स ध्यान से सुनना बेटा, और इनके ऊपर नोट्स लिख लेना क्लास के बाद।
डी अब ये चाहता है कि उसे इस फायदे में शेयर मिले, तो क्या करना पड़ा डी को क्या करना पड़ेगा उसके लिए? Sacrifice. हाँ, डी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कितना पार्ट? जितना उसको मिल रहा है। 1,80,000 में 1/10 पार्ट इज इक्वल टू 18,000। तो डी को बेटा 18,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। किसको? Old Old partner. partners. नो नो नो, External. यस। डी यहां पर देखो, थोड़ा सा वर्ड यूज आपने गलत किया, सेक्रीफाइसिंग। मतलब डी को गेन हो रहा है, डी एक फायदे में आना चाहता है। वो चाहता है कि रिजर्व्स में उसको भी शेयर मिले, तभी वो चाहता है ना कि हम इनकी बुक वैल्यू को चेंज ना करें। मींस वो ये चाहता है कि ये रिजर्व्स आने वाले साल की बैलेंस शीट में शो हों, और जब वो फॉर्म का पार्टनर बने तो ये रिजर्व्स बैलेंस शीट में रहें। इसका सीधा सा मीनिंग क्या है? इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है? कि ही वॉन्ट टू कंज्यूम। जैसे कोई गेस्ट आपके घर आ रहा है और वो चाहता है कि आप डिनर के बाद उनको एक पर्टिकुलर स्वीट डिश आती है वो सर्व करो, तो वो सीधे सीधे क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए वो स्वीट डिश लेके आओ। तो ऑटोमेटिकली इफ दे वांट टू एंजॉय दैट स्वीट डिश दे हैव टू पे। अब हम वहां बिजनेस नहीं कर रहे होते ना कि जब गेस्ट आते हैं तो हम उनसे पैसे नहीं लेते, बट अगर सीधे तो बोले तो वो क्या कह रहे हैं, हमारे लिए वो स्वीट डिश ऑर्डर करो एंड वी विल पे यू। एज ए गेस्ट जब कोई आता है तो आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आता है या कुछ ना कुछ वो आपको जरूर देकर जाता है। वो एक, ये एक बिजनेस डील ही होती है एक तरह से, कि वो आपके घर आए, रहे, खाना खाया, डिनर जैसे भी था, आपको उन्होंने उस चीज का पेमेंट किया। चाहे हम उसको डायरेक्टली उस चीज उस वे में नहीं देखते, बट इस एग्जाम्पल को वहां सुटेबल मानते हैं कि अगर डी को आपके घर आकर 1,80,000 में 1/10 एंजॉय करना है, 18,000 का फायदा गेन करना है, तो ही हैज टू पे इक्वल टू दैट 18,000। किसे? हु विल सेक्रीफाइस? ये जरूरी नहीं कि तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। मैं ऑलवेज नोइंगली पूछता हूं आपसे और आप बोलते हो ABC, कभी बोलते हो ओल्ड पार्टनर्स। एग्जैक्ट वर्ड होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ABC में से कोई भी सेक्रीफाइसिंग हो सकता है, कोई भी गेनिंग हो सकता है, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट, न्यू रेशो इज गिवन टू यू। जब न्यू रेशो गिवन है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये करके पता चलेगा हमें, जैसे गुडविल में था वैसे यहाँ भी है। बस आपके लिए एक फिगर है अभी ये 1,80,000। जैसे तुम गुडविल को हो या रिजर्व को हो, हमें इसमें से एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है विदाउट डेबिटिंग द नेम ऑफ द रिजर्व या विदाउट क्रेडिटिंग द एडवर्टीजमेंट सस्पेंस काउंट, बिकॉज हमें डेबिट को क्रेडिट करना पड़ता है कैंसिल करने के लिए, और क्रेडिट को डेबिट करना पड़ता है कैंसिल करने के लिए। ये सब इंट्रो पार्ट था। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये बेटा इसका सॉल्यूशन है आपके सामने, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ये एवरी टाइम हम डिस्कस करते हैं। देखो, ए ने 3/10 सेक्रीफाइस किया है। ओल्ड माइनस न्यू। एज ए ओल्ड शेयर उसका शेयर कितना था? 6/10। एज ए न्यू 3/10, तो ही सेक्रीफाइसिंग 3/10। बी 0, बिकॉज उसका न्यू भी 3/10 है, ओल्ड भी 3/10 था। सी इज गेनिंग, सी उल्टा गेन कर रहे हैं बेटा। तो अब यहां पर दो पार्टनर गेनिंग हो गए और एक पार्टनर सेक्रीफाइसिंग हो गया। ये बात समझ आती है सबको? डी का न्यू कितना है? 1/10। और डी का ओल्ड कितना था? 0, बिकॉज वो तो न्यू पार्टनर है, बिकॉज ही ऑलवेज कम्स फॉर गेन, तो उसका -1/10 ही लेंगे ना हम। तो ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको गुडविल में भी समझाया था, अगर आपको याद आया होगा। सी गेन कर रहा है 2/10, डी गेन कर रहा है 1/10। इन दोनों का गेन किसके बराबर है? E sacrifice. इन दोनों का गेन ए के सेक्रीफाइस के इक्वल है। तो इसका मतलब ए को पैसा मिलेगा क्योंकि वो दो लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और कौन लोग देंगे? सी एंड डी, जो वो गेन कर रहे हैं। तो बेटा उसके लिए हमारे पास अमाउंट कितनी है? गुडविल कितने की है हमारे पास, बताओ?
गुडविल वन क्रेडिट लाख क्या है? 80,000। हाँ। अब आप बोलो सर आपने गुडविल बोला, रिजर्व्स नहीं बोला, क्या फर्क पड़ता है? नेम में क्या रखा है बेटा? गुडविल बोलो, जनरल बोलो, या कंटीजेंसी रिजर्व, या पीएल का डेबिट बैलेंस, अल्टीमेटली आपके सामने जो फिगर आ रही है 180 की, वो पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव फिगर है। ये बात ऊपर समझा दी मैंने, क्योंकि लॉस 120 है और प्रॉफिट 3 लाख है, दोनों का डिफरेंस 180, प्रॉफिट या क्रेडिट या पॉजिटिव। इस पॉजिटिव में से जो भी गेन करेगा ही विल पे। वो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं सी एंड डी, तो वो अपने गेनिंग शेयर के इक्वल, सी का गेनिंग शेयर 2/10, डी का गेनिंग शेयर 1/10, वो अपने गेनिंग शेयर के इक्वल सेक्रीफाइस करेंगे ए के लिए, और ए को वो पैसा मिलेगा बिकॉज ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिट होता है। ये तो बात आपको समझ आई होगी अभी तक, या नहीं आई? गुडविल ट्रीटमेंट करने के बाद क्या समझ आया? वो सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है, वो हर उस बात का ट्रीटमेंट है जहां आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। जैसे गुडविल में भी गुडविल को डेबिट करना अलाउड नहीं है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ तो किया जाता है, बट न्यू गुडविल को डेबिट नहीं किया जाता, उसमें से एक एडजस्टिंग एंट्री पास होती है। तो ऑलवेज एक एंट्री क्या बनती है? गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। क्या बोला मैंने? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। हम्म। तो अगर आपको किसी रिजर्व को भी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी हो, यही आंसर होगा। चेंज इन रेशियो चैप्टर में आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां ये फेमस है कि पार्टनर चाहते हैं कि रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट ना हो, दे वांट टू कंटिन्यू दोज रिजर्व्स, तो उसके लिए उनको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब क्या होगा बेटा इसका रिजल्ट? सिर्फ सी की कैपिटल कम हो जाएगी, डी की कैपिटल कम हो जाएगी, और ए की ज्यादा हो जाएगी, तो आपस में हो गया ना सेटलमेंट तीनों पार्टनर्स का। बी तो आउट ऑफ द सेटलमेंट है बिकॉज उसको भी फर्क पड़ा ही नहीं उसका। आज भी देखो, इन बातों को समझना बेटा, आपने समझने में टाइम लगेगा, मुझे भी बोलने में टाइम लगेगा, आपको समझने में, प्रैक्टिस में, बट एक बार बात समझ आ जाएगी तो किसी क्रैमिंग की जरूरत नहीं है आपको, कोई फॉर्मूलाज नहीं है ये। आपको इतना समझना है कि बी सेटलमेंट से बाहर है। क्यों क्यों बाहर है? क्योंकि वो कुछ यूज नहीं कर रहा। यस, उसको कुछ मिल भी नहीं रहा, उससे कुछ जा भी नहीं रहा, बिकॉज वो अभी भी 3/10 का ओनर है और फ्यूचर में भी 3/10 का ओनर है। इट मीन्स, सीधी सी बात, अगर ये रिजर्व्स अगर ये रिजर्व्स अभी डिस्ट्रीब्यूट करने हो तो भी उसको 3/10 मिलेगा, बाद में करने हो तो भी 3/10 मिलेगा। तो बी का कोई रोल नहीं था यहाँ पे। दैट्स वाई एडजस्टिंग एंट्री किसके बीच में बनी? सी, डी एंड ए। तो एफ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 55 का एफ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है, और यहाँ पे नोट्स भी बनाने हैं अपनी जहां भी आप नोट्स लिखते हो, और या बुक के ऊपर एक एटलीस्ट एक हाईलाइट कर देना है इस पॉइंट को, जहां लिखा हुआ है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज, वहां अपने हैंड से लिख दो कि एंट्री टू बी मेड इन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एडजस्टिंग एंट्री टू बी पास्ड अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस और गेन। अब इस क्वेश्चन का रिवर्स पार्ट लेते हैं। ये तो आपकी बुक में दिया ना, क्वेश्चन में कुछ और आता है एग्जाम में। देखो क्या आता है, 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं, फाइनल एग्जाम में, जो मैं केस आपके लिए अभी सामने लेके आ रहा हूं। देखते हैं उसमें क्या करोगे आप। अभी लाइन पे कौन कौन है? अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं बेटा आपमें। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसका केस डिफरेंट लेता हूं।
हाँ जी, आप बताइए क्या आंसर आएगा। अगर मैं आपके लिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को, जो कि हमारे लिए एक डेबिट बैलेंस है, जो आपके लिए एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, समझते हो इस बात का मीनिंग ना, प्लस वन की थ्योरी में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब हम इसको वन टाइम के लिए पे करते हैं, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन में मिलना होता है, बट हम पे कर चुके हैं, हमारा एक्सपेंस बन चुका है ये, बट ये डेफर्ड है। एक तरह से ये वो लॉस है जो आने वाले 5 ईयर्स में कवर होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या 4 ईयर्स, तो उसे डेफर्ड कह देते हैं। तो अगर पार्टनरशिप के अंदर ये कोई चीज पड़ी है ऐसी जो लॉस है, और उधर से एडमिशन हो रही है, डी एक एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है, तो डी यहाँ पे दो बातें कर सकता है। पहली बात कि मेरे आने से पहले ये लॉस यहां से हटा दो, मुझे नहीं चाहिए, तो ठीक है, ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स को दे दो, उनकी ओल्ड रेशो में एंट्री बन जाएगी, क्या, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और वो ये भी चाहता है कि पहले के जो भी रिजर्व पड़े हैं वो भी यहां से हटा दो, तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, पीएल अकाउंट डेबिट टू एबीसी इन देयर ओल्ड रेशो। अब यहाँ डी का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि उसने बोला मेरे आने से पहले ये सब कुछ नहीं चाहिए। बट दूसरा डिसीजन क्या लेते हैं, ये डिसीजन चारों मिलकर लेंगे कि हम इन रिजर्व्स को कंटिन्यू करते हैं, जिससे हम इनकी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। पर उस तरह से अगर हमने किया जब पहला केस, तो आपने देख लिया 180 का क्रेडिट आ रहा था, अब क्या आ रहा है, 120 का डेबिट। क्योंकि अब डेबिट बहुत ज्यादा है, 420 का डेबिट है और 3 लाख का क्रेडिट है, तो 420 में 3 लाख माइनस किया, 120 का डेबिट, यस। अब ये लॉस है, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देख लिया ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में ए 3/10 सेक्रीफाइस करता है, बी 0 है, सी 2/10 का गेन करता है, एंड डी 1/10 का गेन करता है। अब लेकिन वो जो गेन कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, लॉस। लॉस में। अब उल्टा हो गया बेटा, बिल्कुल। अब आपकी जो एंट्री है वो रिवर्स एंट्री बनेगी, अब आपकी एंट्री रिवर्स एंट्री बनेगी। क्या बनेगी रिवर्स एंट्री, बताइए। ए करंट अकाउंट डेबिट टू सी करंट अकाउंट टू डी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों आया वर्ड, तो वाई करंट करंट, पार्टनर्स अकाउंट बना रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ठीक है वो करंट आ जाएगा। बट मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा था एंट्री बेटा, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर के मुताबिक वो कैसे बनेगी, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग होगा या सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग होगा। सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। ओके, तो इन्होंने कहा सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग, ये ठीक है, बट क्यों ठीक है, मतलब वाई, इसके ऊपर अगर हम एनालिसिस करें, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, आप उससे फिर भी पैसे मांग रहे हो। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो मैं अपना टाइम, हार्डवर्क, एनर्जी, नॉलेज सब कुछ आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं, और आप उल्टा मेरे से ही पैसे मांग रहे हो कि सर अगर हम आपके पास ट्यूशन रखेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये उल्टा नहीं हो गया कि सेक्रीफाइसिंग वाला ही डेबिट हो रहा है, उसकी कैपिटल को माइनस कर रहे हो आप, ये रोंग नहीं होना चाहिए। तो बट फिर जैसे ये अगर बैलेंसेस कंटिन्यू होते हैं तो आगे जाके जो डी है उसको भी तो लॉस बेयर करना पड़ेगा ना, तो वो उसके लिए भी वो पहले कंपनसेशन ले लेगा सैक्रिफाइसिंग। हाँ ऐसे, या और इजी करें जो सबको समझ आए, बिकॉज जब मैं कॉमनली बोलूंगा तो आप सबके लेवल के हिसाब से बोलना होता है मुझे, जब मैं एक स्टूडेंट से बात करूंगा तो उसके लेवल के हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ, तो हो सकता है ये बात अनली सबको समझ ना आए, तो इसका इसका इजी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, इसको इजी एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम।
अगर ऐसा केस आपके सामने आए तो बताइए, फिर उसके बाद आगे आज का न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जो पर्सन अपना लॉस सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देखो अब हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, मैं अपनी अपनी कोई प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, तो उसके तो पैसे अब मुझे मुझे देने पड़ेंगे ना आपको। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और उससे अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो डॉक्टर उस प्रॉब्लम को ठीक करने के चार्जेस लेता है, राइट ना। डॉक्टर को हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम सुनता है और वो एक पेशेंट पे वो करता है, पेशेंट को कुछ नहीं करना। जो भी सर्जरी करनी है, अगर कुछ भी सर्जरी करनी है, कुछ भी हार्डवर्क करना है, वो सब तो डॉक्टर को करना है। पेशेंट तो अपनी प्रॉब्लम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दैट्स वाई बेटा, पेशेंट पे करता है डॉक्टर को। अदरवाइज पेशेंट तो बोलेगा सर मैं तो आपको कुछ दे रहा हूँ ना, मैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, तो आप मुझे पैसे दो, फिर तो डॉक्टर पैसे देता। पर यहाँ डॉक्टर पेमेंट नहीं कर रहा, डॉक्टर को पैसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं पैसे डॉक्टर को? बिकॉज हम अपनी प्रॉब्लम्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको दे रहे हैं और वो हमें उनका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे है, इस बात को ऑलवेज याद रखना, नॉट इन दिस चैप्टर, फॉर एवर। जब आप अपना लॉस सेक्रीफाइस कर रहे हो तो बेटा आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, यू हैव टू पे। और जो पार्टनर आपके लॉस को गेन कर रहे हैं उन्हें वो पैसा मिलेगा। जैसे अगर किसी के घर में स्नेक आ जाए तो क्या होता है बेटा, अगर स्नेक को निकालने के लिए आप किसी को बुलाते हो, वो चार्जेस लेता है या आपको पे करता है? वो टेल मी। चार्जेस लेते हैं। लेता है ना, एक ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, कोई भी स्नेक, कोई डेंजरस स्नेक आपके घर में आ गया या किसी के घर में भी आ गया, तो आप उस स्पेशलाइजेशन वाले पर्सन को बुलाते हो और वो बहुत मेहनत करके उस स्नेक को पकड़ लेता है और आपसे वो उस चीज के 5000 रुपीज लेता है, तो चलेगा? हाँ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ इसमें। बिकॉज अब आप बोलो सर हम तो आपको वो एक एक चीज दे रहे हैं, आप हमारे घर से वो चीज लेके जा रहे हो, तो आप पेमेंट करो। दूसरा, आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, वो कोई आपसे लेने के लिए आ रहा है, आपका रेफ्रिजरेटर लेके जा रहा है, अब क्या होगा? वो आपको पे करेगा या आप उसको 5000 दोगे? वो हमें पे करते हैं। तो कितना डिफरेंस है बेटा, दोनों चीजें आपके घर से जा रही हैं। आपके घर से स्नेक भी जा रहा है, आपका ही हुआ ना, जब आपके घर में तो आपका ही हुआ। आपके घर का एक स्नेक जा रहा है और एक आपके घर का फ्रिज जा रहा है। दोनों टाइम पे एक पर्सन बाहर से आता है उनको लेने के लिए, बट आप कह रहे हो सर फ्रिज लेके जाएगा तो वो हमें 5000 पे करेगा। बट दूसरी तरफ आप कह रहे हो सर अगर वो स्नेक लेके जाने को रेडी है तो हम 5000 उल्टा पे करेंगे उसको। दोनों में सिचुएशन किस चीज की है बताओ? प्रॉफिट। स्नेक एक प्रॉब्लम है और रेफ्रिजरेटर प्रॉफिट। वेरी गुड। यहां पर डिफरेंस दो चीजों में ना बेटा, स्नेक हमारा लॉस है, हमारी एक हेडेक है, प्रॉब्लम है हमारी एक। रेफ्रिजरेटर या कोई भी और एसेट हमारे लिए एक बेनिफिट है। मैं अपना रेफ्रिजरेटर किसी को क्यों दूंगा? वो तो मेरा बेनिफिट है ना। अगर मैं अपना बेनिफिट किसी को दूंगा तो मैं उससे पैसे भी लूंगा उस चीज के। तो इस बात का रखना, दुनिया में दो ही वर्ड्स होते हैं, प्रॉफिट या लॉस। अगर आप लेमैन हो तो नुकसान या फायदा, ये बोल सकते हो। जरूरी नहीं कि अकाउंट सीखने के लिए आपको एजुकेटेड होना चाहिए या आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी अकाउंट सिखाई जा सकती है, ये इतनी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, किसी को भी सिखाया जा सकता है। और आप तो स्टूडेंट होकर भी सीख नहीं पाते अगर, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट होकर जो आपका काम ही ये है, और ये तो किसी को भी समझ आ जाएगी बेटा, क्योंकि सिंपल सी बात है, फायदा और नुकसान की बात हो रही है यहाँ पे। तो आई थिंक आज के बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे, आपका स्कूल टीचर या आपके एग्जामिनर दो बातों को जानते हैं जिसके ऊपर वो आपका टेस्ट ले सकते हैं। मेरे टेस्ट में आपको दोनों में से एक चीज मिलेगी,
फायदा या नुकसान। अगर क्वेश्चन में 1,80,000 का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट बैलेंस है, तो उसके लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। एंट्री बनेगी, लिखो सब लोग, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है। मैं अपना फ्रिज, अपना रेफ्रिजरेटर सैक्रिफाइस कर रहा हूं किसी के लिए, आज के बाद वो चलाएगा, उसको वो यूज करेगा, तो लाओ पैसे। दूसरा, मेरे घर का लॉस आप लेके जाओ अपने घर, मैं आपको पैसे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हम अपनी क्या चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसके सबसे इजी एक्सप्लेनेशन यही है कि हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम लॉस सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि गेन या प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो दैट्स वाई अगर लॉस 1,20,000 रुपीज का नेट सेल अमाउंट है और वो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए हैज टू पे, तो एंट्री क्या बनेगी, एज करंट अकाउंट डेबिट, और वो पैसा किसको मिलेगा, जो दो लोग उस लॉस को गेन कर रहे हैं, टू सीज करंट अकाउंट टू डीज करंट अकाउंट। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो ऐसा है, पर अभी फिलहाल क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें फाइनली हमारे पास क्या है, 1,80,000 का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, फायदा है। अब इस फायदे को जो सेक्रीफाइस करेगा ऑटोमेटिक ही विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, तो इसलिए हम ए को क्रेडिट करेंगे। एंट्री बन जाएगी एज करंट अकाउंट क्रेडिट, सी इज करंट डेबिट, डी इज करंट डेबिट। नाउ एनीथिंग एल्स बिफोर स्टार्टिंग आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द मेन कॉन्सेप्ट, कुछ है पेंडिंग तो बताइए। हाँ, हाँ जी, तो मुझे एक इलस्ट्रेशन में डाउट था। बोलिए नंबर। इलस्ट्रेशन नंबर 41। 41, इलेक्शन 41 में आइए बेटा। नंबर तो बताओ, 41 के 51 था। 41। 41 हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, यस सर। बताओ क्या डाउट है। तो उसमें मतलब उसने जैसे बोला है कि जो न्यू पार्टनर है वो विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। तो सर यहाँ पे सर मेंशन कर दिया कि गुडविल ला रहा है, तो वो हिडन वाला पार्ट कैसे होगा, क्योंकि वो अगर हम 2 लाख प्लस कुछ अमाउंट लेकर आ रहे हैं तो फिर जो उसका शेयर है वो उसी के हिसाब से नहीं होगा कि मतलब हम जो कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं कि मतलब इतने कैपिटल होनी चाहिए। बेटा ये ना एक एक्सेप्शनली केस है हमारी बुक में, एज ए 41st इलस्ट्रेशन। हिडन गुडविल के टाइम मोस्टली ये कहा जाता है कि गुडविल कैश में नहीं आती, दैट्स वाई हम गुडविल पार्टनर के करंट अकाउंट में से डेबिट करते हैं या कैपिटल में से डेबिट करते हैं। बट अगर लिखा है तो कोई बात नहीं, हिडन गुडविल का मेन लिंक तो इस चीज से ना कि वो कैपिटल्स में छुपी हुई है, हिडन है, जिसे तुम्हें फाइंड आउट करना है, सिंपल है। जैसे मैं हिडन हूं तो आप मुझे ढूंढो, मैं कहा हूं देखो, ढूंढ के देखो, वो मेन पॉइंट है। गुडविल का कॉन्सेप्ट हिडन है कैपिटल के अंदर, आपको ढूंढना है, आपने ढूंढ लिया, और उसमें प्रभु की जो गुडविल आ गई 71,400 आ गई। उसके बाद अगर लिखा है कि ही ब्रिंग्स, तो ठीक है, फिर लाने दो उसे, क्या प्रॉब्लम है, वो कोई मेन इश्यू नहीं है बेटा। जब आपको लिखा है तो आप उसको फॉलो करोगे। इट मीन एक्सेप्शनली ये लिखा है, जो हिडन गुडविल के केस में नहीं होता, लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उस पर क्यों दिमाग लगाना हमें। हमें सिर्फ अपना दिमाग लगाना है हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट में, कि हिडन गुडविल में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, प्रभु की कैपिटल को रेसिप्रोकल करके 10/2 करके हम टोटल कैपिटल निकालते हैं। दूसरा स्टेप, तीनों पार्टनर्स की, राम, रहीम एंड प्रभु, इन तीनों की कैपिटल को प्लस करके माइनस करते हैं अपनी टोटल कैपिटल में से, तो हिडन गुडविल सामने आती है। लेकिन तीनों की कौन सी कैपिटल, नए वाली। सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद अब आप वो एडजस्टमेंट्स कर चुके हो, जन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, गुडविल की करने से पहले, क्योंकि गुडविल तो भी निकालनी है ना हमें, जो भी उनकी कैपिटल आती है उस कैपिटल को आपने प्लस करना है। क्या ये सब तो आपको आता ही है जब आपने क्वेश्चन कर लिया। जिस
टाइप से आप डाउट पूछ रहे हो, इससे क्लियर होता है कि आपको बाकी सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ तक तो हमें पहुंचना है। अभी जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हिडन गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, एंड आई विल डू दैट क्वेश्चन लाइव। तो फिलहाल अभी आपका डाउट था, तो वो उसका यही आंसर है कि हिडन गुडविल में नॉर्मली गुडविल कैश नहीं आती। अगर लिखा है तो वो एग्जामिनर कह रहा है, उसमें आप क्यों हेडेक ले रहे हो, तो लाने दो गुडविल। वही सेम बैंक का बैलेंस दिया कि कैश का दिया इस क्वेश्चन में, बैंक का। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम एंड प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू राम रहीम इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हिडन गुडविल का है। सेकंड पार्ट थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दी कि हिडन गुडविल भी कैश में आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी शो कर दी उन्होंने, तो ठीक है करने दो। अदरवाइज अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम अपनी तरफ से क्या अज्यूम करेंगे, हम तो वो अजम्पशन लेके जाते हैं हमेशा। हम जो भी पढ़ रहे हैं बेटा ये थ्योरी है, कोई भी सब्जेक्ट न्यूमेरिकल नहीं होता। अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट न्यूमेरिकल नहीं होता। थ्योरी को समझाने के लिए न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। लैब के अंदर लेके जाए हम आपको, चाहे या हम आपको कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं या न्यूमेरिकल्स करके दिखाएं, आप बेसिकली थ्योरी को समझ रहे हो। तो थ्योरी यहाँ पे क्या कहती है कि हिडन गुडविल कैपिटल में हिडन है, हिडन रहेगी, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करो और कैपिटल में से निकाल के पार्टनर्स को दे दो या करंट अकाउंट डेबिट कर दो। लेकिन इसका एक्सेप्शनल पार्ट क्या है कि अगर फिर भी न्यू पार्टनर लाने को रेडी है बट गुडविल हिडन है, ढूंढने का काम अभी भी उतना ही है, इसलिए उसका नाम अभी भी हिडन गुडविल ही रहेगा, क्योंकि आपको ढूंढना तो है ये। तो अगर आपको ढूंढना पड़ेगा तो उसका नाम हिडन गुडविल है। और वो कहाँ छुपी होगी, एक ही जगह पे, कैपिटल्स के अंदर। कि अगर हम सी के बेस पे निकालेंगे तो कैपिटल ज्यादा आएगी टोटल फर्म की, और एबीसी की मिलाकर अगर माइनस करेंगे तो वो कम होगी। दैट्स अ पार्ट ऑफ हिडन गुडविल, दैट्स ऑल। बाद में वो ला रहा है या नहीं ला रहा इस बात पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अगर आपको डिसाइड करना है खुद से तो वो नहीं लेके आ रहा कैश में, कैपिटल के अंदर ही आ रही है जो भी आ रही है, लिखा है ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, फर्दर कोई डाउट है बेटा किसी का भी बिफोर स्टार्टिंग न्यू पार्ट? तो यहां से हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, ये अपलोड हो जाएगी एज ए डाउट्स ऑफ रिजर्व्स